नमस्कार। मैं प्रिया भारती शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजेश पायलट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में कार्यरत हूँ। आप सभी का बीए सेकेंड ईयर की क्लास में हार्दिक स्वागत। समस्त क्रमोन्नत हुए विद्यार्थियों का आज ये प्रथम क्लास है जो वीडियो के माध्यम से है। आप सभी अवगत हैं कि वर्तमान में देश प्रदेश ही नहीं पूरा विश्व महामारी कोरोना से ग्रसित है और ऐसी स्थिति में जितना संभव हो सके हम अपने घर पर रहकर ही अध्ययन अध्यापन या अन्य कार्य संपन्न करें, ऐसे सरकार के प्रयास हैं। अभी आपने देखा भी है कि कोरोना की द्वितीय लहर में कितनी जनहानि सहनी पड़ी, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया। इसलिए ऐसी स्थिति में खुद को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखना हमारा प्राथमिक दायित्व है। इसी के साथ आज हम बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए प्रथम वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम उनका पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो पेपर है उसके सिलेबस में क्या क्या सम्मिलित है और उसका आगे हम किस प्रकार अध्ययन करेंगे, इसके बारे में आज चर्चा होगी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का प्रारंभ कैसे और कहाँ से हुआ और वो किस प्रकार संरचनात्मक रूप से संगठित है और उसका कार्य किस प्रकार चलता है, ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के पेपर में सम्मिलित है। इसमें भारत में राष्ट्रवाद का उदय कि किस प्रकार 1857 की क्रांति से लेकर और अंग्रेजों के शोषण के माध्यम से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का उदय उदारवादी राष्ट्रवाद के रूप में हुआ, उग्रवादी राष्ट्रवाद के रूप में हुआ। उस तत्पश्चात हम देखते हैं कि 1919 में गांधीवादी युग की शुरुआत होती है। तो गांधीवादी युग और असहयोग आंदोलन इसमें सम्मिलित है। इसके साथ ही आपके सिलेबस में भारतीय शासन अधिनियम 1919 और द्वैध शासन प्रणाली ये सम्मिलित है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 और प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का क्या योगदान रहा, यहाँ के रजवाड़ों ने किस प्रकार से स्वतंत्रता दिलाने में अपना कार्य किया। भारतीय संविधान सभा की गठन और उसके कार्यकरण कि किस प्रकार आज़ादी मिलने वाली थी, उस प्रकार संविधान सभा का गठन किया गया, किस प्रकार विभिन्न समितियों का निर्माण हुआ और हमारे संविधान का ये जो वर्तमान स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है। साथ ही में भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण और संविधान संशोधन की प्रक्रिया और उनकी विशेषताएं कि हमारा संविधान कठोर भी है, जटिल भी है और कठोर और जटिल उनका सम्मिश्रण भी है, ये हमें देखने को मिलता है। संविधान की प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं, जो कि संविधान का आधार है और उसकी आत्मा है। साथ ही में हम देखते हैं मूल अधिकार और मूल कर्तव्य भी सम्मिलित है। 6 मूल अधिकार जो प्रारंभ में संविधान में सम्मिलित हुए थे, तब 7 मूल अधिकार थे। 1976 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसी के साथ हम मूल कर्तव्यों का भी अध्ययन करेंगे। आगे हम DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे, जो राज्य की नीति में सकारात्मक रूप से सम्मिलित हैं, जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य सरकारों का ऐसे निर्देश है कि अपनी नीतियाँ बनाते समय उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसी के साथ संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, संसद
जो कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, उसकी शक्तियाँ, उसके कार्य करने के तरीके और उसके संबंधों के प्रतिमान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति भी संसद में ही सम्मिलित है, क्योंकि कानून जो है संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सिग्नेचर से ही अंतिम रूप ग्रहण करता है। इसलिए आप कह भी सकते हैं राष्ट्रपति संसद का ही अंग है और संसद कानून बनाने का कार्य करती है, विधि निर्माण का कार्य संसद करती है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय, क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन और न्यायिक सक्रियता, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें न्यायालय की न्यायिक सक्रियता भी सम्मिलित है। विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की स्थिति, राज्यपाल का पद, राज्यपाल के कर्तव्य क्या हैं। इसी के साथ मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल होती है और केंद्र सरकार का संचालन किया जाता है, उसी प्रकार राज्यों में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री होते हैं और उनके माध्यम से राज्यों की सरकारों का संचालन किया जाता है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र के राज्यों के साथ कैसे संबंध है, किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में सौहार्दपूर्ण और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में वो कटु भी हो जाते हैं। राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल, उनकी भूमिका, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों का क्या कार्य है। इसके अतिरिक्त जातिवाद, धर्म और सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयतावाद, मिलीजुली गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण, संघीय व्यवस्था की प्रकृति, ये सभी भी आपके सिलेबस में सम्मिलित है। पंथ निरपेक्षता, जिसको सेक्युलरिज्म कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता भी इसको कह दिया जाता है, इसका भी अध्ययन हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। साथ ही में राज्य स्वायत्तता की मांग और संघीय राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता, आतंकवाद जो विश्व की वर्तमान समय में बहुत बड़ी समस्या उभर कर आई है, नक्सलवाद और कुछ राज्यों के संबंध में जो विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम, मणिपुर आदि, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही भारतीय राजनीति की प्रकृति और उसके निर्धारक तत्व कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो भारतीय राजनीति को दिशा और दशा उसकी निर्धारित करते हैं और उसे दिशा देते हैं। इन तत्वों के बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इस पेपर के सिलेबस के लिए इतना ही। आगे हम टॉपिक वाइज भारत में राष्ट्रवाद का उदय है, उसके बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। और आप सब लोगों को भारत में राष्ट्रवाद का उदय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की पुस्तक में से अध्ययन करना है। साथ ही में प्रीवियस नॉलेज के साथ यदि आप बढ़ेंगे तो आपके ज्ञान का विकास होगा और कोरोना महामारी से लड़ते हुए अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए और अपने आप को सुरक्षित करते हुए हमें अध्ययन अध्यापन कार्य जारी रखना है। BA सेकेंड ईयर के जो क्रमोन्नत हुए सभी विद्यार्थी हैं वो रेगुलर इन वीडियोस को देखें और साथ में सेल्फ स्टडी भी अपनी जारी रखें, क्योंकि अभी आगे ऑफलाइन क्लासेस का कोई निर्देश नहीं है, तब तक आप ऑनलाइन क्लासेस से ही अपनी स्टडी जारी रखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।